हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करेंगे। पोएम का नेम है टू ए शेड। इस पोएम को विलियम बटलर ईट्स ने लिखा था। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। इस चैनल पर आपको इग्नो से रिलेटेड सभी टाइप्स के एजुकेशनल वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए आज का ये पोएम शुरू करते हैं। विलियम बटलर ईट्स एक महानतम राइटर में से एक हैं। तो चलिए उनके बारे में और जानते हैं। विलियम बटलर ईट्स was an Irish poet, dramatist, prose writer, and one of the foremost figure of 20th century literature। तो विलियम बटलर ईट्स एक आयरिश पोएट थे। आयरिश यानी आयरलैंड के निवासी। साथ ही साथ वो एक ड्रामाटिस्ट थे, प्रोज राइटर थे एंड वो 20th सेंचुरी लिटरेचर के एक महानतम राइटर थे। 20th सेंचुरी यानी जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है उसे 20th सेंचुरी का पीरियड है, ठीक है। ए पिलर ऑफ द आयरिश लिटरेरी एस्टैब्लिशमेंट, ही हेल्प्ड टू फाउंड द एबी थिएटर एंड इन हिज लेटर ईयर्स सर्व 2 टर्म्स एज ए सेनेटर ऑफ द आयरिश फ्री स्टेट। तो उन्होंने एबी थिएटर का फाउंडेशन रखा था। उसके साथ साथ 2 साल तक उन्होंने सेनेटर के पद भी संभाला था। उनका जन्म हुआ था 13 जून 1865 में और उनका देहांत हुआ था 28 जनवरी 1939 में। उन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज से नवाजा भी गया था। ये तो हो गया विलियम बटलर ईट्स के बारे में। अब हम देखते हैं पोएम टू ए सैड में क्या लिखा गया है। टू ए सैड, ये जो पोएम है यहाँ पर 2 नेशनलिस्ट व्यक्ति जो थे आयरलैंड के, उनके बारे में लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं। टू ए सैड बाय विलियम बटलर ईट्स इज ए 3 स्टैंजा पोएम दैट इज सेपरेटेड इनटू अनइवन सेट्स ऑफ लाइन। ये जो पोएम है यहाँ पर टोटल 3 स्टैंजा हैं और तीनों स्टैंजा के जो लाइन्स हैं वो अलग अलग हैं। द फर्स्ट कंटेंट्स 9, द सेकेंड 10 एंड द थर्ड 7। तो फर्स्ट स्टैंजा में 9 लाइन, सेकेंड स्टैंजा में 10 लाइन एंड जो थर्ड स्टैंजा है वहाँ पर 7 लाइन है। द लाइन्स फॉलोज ए राइम स्कीम ऑफ ए बी सी डी ई। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टैंजा है वहाँ पर राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एंड देन द सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजा आर स्लाइटली डिफरेंट। लेकिन जो थर्ड एंड सेकेंड स्टैंजा है वहाँ पर राइम स्कीम में थोड़ा बदलाव किया गया है। द पोएम वॉज पब्लिश्ड इन द कलेक्शन रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अदर पोएम्स इन 1914। तो ये जो पोएम है टू ए सैड, इसे 1914 में रेस्पॉन्सिबिलिटी जो पोएम कलेक्शन है वहाँ पर पब्लिश किया गया था। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। 1914 में रेस्पॉन्सिबिलिटी जो पोएम कलेक्शन है वहाँ पर पब्लिश हुआ था। इट इज अमॉन्ग इट्स मोस्ट पॉलिटिकल पीसेस। द वर्क एक्सप्रेसेस स्पीकर्स likely its own dislike for how the politician Charles Stewart Parnell was treated by the public. He was the leader of Irish Parliamentary Party and was widely known in Ireland at that time। तो ये जो पोएम है यहाँ पर एक पॉलिटिशियन, एक नेशनलिस्ट पॉलिटिशियन जो कि आयरलैंड में जो पार्लियामेंट्री पार्टी उनका स्थापना की थी, उनका नाम था चार्ल्स स्टीवर्ट पार्नेल। वो आयरलैंड के लिए बहुत कुछ कर गए थे, लेकिन जो आयरलैंड के लोग थे वो उन्हें समझ नहीं पाए और उन्हें जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए था, चार्ल्स स्टीवर्ट पार्नेल को जितना सम्मान मिलना चाहिए था, आयरलैंड के जो निवासी थे उन्हें उतना सम्मान नहीं दिया उस वक्त में। तो उसी के ऊपर बेस एक पोएम लिखा है यहाँ पर टू ए शेड, ठीक है। तो चलिए अब पोएम को देखते हैं और लाइन बाय लाइन इस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। इस पोएम में जो फर्स्ट स्टैंजा है यहाँ पर चार्ल्स स्टीवर्ट पार्नेल के बारे में लिखा गया है। सेकंड स्टैंजा में और एक नेशनलिस्ट थे जिनका नाम था ह्यूज लेन। वो एक आर्टिस्ट थे और जो म्यूजियम है डबलिन में, जो म्यूजियम है उनके नाम से ही वो म्यूजियम रखा गया है। तो उनके बारे में भी इस पोएम में लिखा गया है। तो चलिए अब पोएम को शुरू करते हैं। टू ए शेड, ये जो पोएम है ये चार्ल्स पार्नेल एंड ह्यूज लेन के प्रति एक ट्रिब्यूट की तरह है, क्योंकि आयरलैंड का जो डेवलपमेंट है, आयरलैंड के प्रति चार्ल्स पार्नेल का जो कंट्रीब्यूशन वो बहुत बड़ा है। लेकिन उस टाइम आयरलैंड के जो वासी थे वो उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसे नहीं समझ पाए, ठीक है। तो पोएट यहाँ पर कह रहे हैं इफ़ यू हैव रिविजिटेड द टाउन थीन शेड। तो यहाँ पर शेड का मतलब है, पोएट जिसे बात कर रहे हैं वो चार्ल्स पार्नेल का भूत है। शेड का मतलब भूत, ठीक है। इफ़ यू हैव रिविजिटेड द टाउन यानी अगर आप इस शहर को दोबारा विजिट करने के लिए आए हैं तो उसका क्या मकसद हो सकता है,
वेदर टू लुक अपॉन योर मोन्यूमेंट। एक हो सकता है कि आप अपना जो मोन्यूमेंट है उसे देखने आए हैं। मोन्यूमेंट्स यानी किसी के स्मृति में जो बनाया जाता है, तो वो हो सकता है कि आप अपना जो मोन्यूमेंट्स है उसे देखने आए हैं। लेकिन उसके साथ पोएट और भी कह रहे हैं, आई वंडर इफ द बिल्डर हैज बीन पेड। लेकिन जो मॉन्यूमेंट्स बनाया भी गया है, मुझे शक है कि जो बिल्डर था उस मॉन्यूमेंट का, जिसने भी निर्माण किया था, उसे सही तरीके से पैसे भी नहीं दिए गए। और यहाँ पर ये जो लाइन लिखा गया है, आई वंडर इफ द बिल्डर हैज़ बीन पेड, इसका दो मतलब होता है। जब वो मॉन्यूमेंट बनाया गया है, उस जिसने जो बिल्डर था उसे पैसे नहीं दिया गया। और दूसरा मतलब क्या हो सकता है, जो पार्नेल थे, चार्ल्स स्टीवर्ट पार्नेल, उनका जो काम था सही ढंग से उसे रिकॉग्नाइज नहीं मिल पाया था। Or happier thoughted when the day is spent to drink of the salt breath out of the sea when grey gulls flits about instead of man। ये एक तो हो सकता है आप अपने मॉन्यूमेंट्स देखने आए हैं, या फिर जो एक दिन अतिवाहित होने के बाद, एक दिन स्पेंड होने के बाद जो शाम का वक्त होता है, सी बीच यानी समुंदर के किनारे बैठकर जो नमकीन हवा होता है उसे एंजॉय करने के लिए आए हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, समुंदर के किनारे लोगों की जगह अब सिर्फ सी गल्स पाए जाते हैं। गल्स यानी एक सामुद्रिक पक्षी होता है। अब लोग वहाँ पर दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये कहने का मतलब ये है, लोग सिर्फ अपने काम में व्यस्त हो गए हैं, और लोगों के पास अब वक्त नहीं है कि लोग खुद को एंजॉय कर सकते हैं, जो नेचर है उसे एंजॉय कर सकते हैं। लोग सिर्फ अब क्या हो गए हैं, मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, सिर्फ खुद के काम में व्यस्त हो गए हैं। तो इसीलिए जब आप समुंदर के किनारे विजिट करने जाएंगे, लोगों की जगह वहाँ पर सी गल्स पाए जाते हैं। सी गल्स यानी एक पंछी होता है। एंड द गॉन्ट हॉर्सेस पुट ऑन मैजेस्टी। यहाँ पर गॉन्ट का मतलब जो दुर्बल हो चुका है, जो जिसके बॉडी में कोई ताकत नहीं बचा है, पुट ऑन मैजेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी गर्ल्स को ये कहा गया है, सी गर्ल्स कैसे दिख रहे हैं, गाउंट दिख रहे हैं, गाउंट हॉर्सेस की तरह। गाउंट हॉर्सेस मतलब जो दुर्बल हो चुके हॉर्सेस की तरह दिख रहे हैं। लेट दिस कंटेंट यू एंड बी गॉन अगेन फॉर दे आर एट देयर ओल्ड ट्रिक्स येट। पहले जैसा आपके साथ हुआ था, यानी आपके काम को लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए थे, अभी भी यहाँ पर जो लोग हैं अभी भी वैसे पुराने तरीके के लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है जो नेचर है उसे एंजॉय करने के लिए, लोगों के लिए वक्त निकालने के लिए। अब सिर्फ लोग अपने ही काम में व्यस्त हैं। इसीलिए आज के जो लोग हैं वो पहले के लोगों की तरह हैं, उनके पास अभी भी समाज का सेवा करने के लिए कोई वक्त नहीं है। सेकेंड स्टैंजा जो है, यहाँ पर पोएट ह्यूज लेन के बारे में बता रहे हैं। ह्यूज लेन कौन थे? ह्यूज लेन एक महानतम आर्टिस्ट थे, वो महानतम चित्रकार थे। वो समाज के भलाई के लिए बहुत कुछ ऐसे काम कर गए थे जो युगों तक याद किए जाएंगे, लेकिन उनको भी सही तरीके से सम्मान नहीं मिल पाया। लोगों का जो लॉयल्टी की कमी की वजह से, रेस्पेक्ट की कमी की वजह से लोग उन्हें पहचान नहीं पाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड स्टैंजा में ए मैन लिखा गया है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ह्यूज लेन को सूचित करता है। ह्यूज लेन, ठीक है, जो डबलिन के महानतम चित्रकार में से एक थे, और उन्होंने ही डबलिन में जो आर्ट गैलरी है, आर्ट म्यूजियम है, उसकी स्थापना की थी। तो सेकंड स्टैंजा में लिखा गया है, ए मैन ऑफ योर ओन पैशनेट सर्विंग काइंड who had brought in his full hands what had they only known, had given their children loftier thought। तो वो जो ह्यूज लेन थे, वो अपने अंदर कला का गुण लेके समाज में आए थे। वो एक चित्रकार थे, तो वो लोगों का भला ही चाहते थे। सर्विंग काइंड हु हैड ब्रॉट इन हिज फुल हैंड्स, यानी वो अपने बाहों खोल के लोगों को भला ही करना चाहते थे। और उनका जो कार्य है, लोगों को कला सिखाया, उन्होंने कला का विकसित किया, लोगों को प्रेम करना सिखाया, लोगों को भलाई करना सिखाया, लोगों का भला करना सिखाया। और उनका जो काम था वो जुगों जुगों तक याद किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर बताया था, हैड गिवन देयर चिल्ड्रन लॉफ्टियर थॉट। लॉफ्टियर यानी जो सूक्ष्म चिंताधारा होता है, जो कोमल चिंताधारा होता है, जो कि जुगों जुगों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ता जाएगा, उनका जो सोच है। ठीक है, स्वीटर इमोशन, वो अपने साथ स्वीटर इमोशन यानी जो खुशी के पल है, अपने साथ जो आनंद का भावना है वो लेकर समाज में आए थे। वर्किंग इन देयर वेन्स लाइक जेंटल ब्लड हैड बीन ड्रिवन फ्रॉम द प्लेस। लेकिन इन सभी कार्यों के बावजूद वो समाज के अच्छाई के लिए काम कर रहे थे, लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग थे जो उनके खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि ह्यूज लेन लोगों का भला करे,
तो उन एनिमी के बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि वो समाज का भला करना चाहते थे, लेकिन उन लोगों की वजह से, उन कुछ गिने चुने लोगों की वजह से उन्हें लोग क्या करने लगे, उनका ही विरोध करने लगे और उनका जो आर्ट गैलरी था उसे ध्वंस कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, उन्हें ही उतना सम्मान नहीं मिल पाया और लोग उनका तिरस्कार करने लगे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे लिखा गया है, एंड इंस्टिल्ड heaped upon him for his pains and for his open-handedness, disgrace, your enemy and old foul mouth had set the pack upon him। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं, इन सब काम करने के बावजूद भी, लोगों का भला करने के बावजूद भी उनका कुछ एनिमीज थे। एनिमीज में से यहाँ पर एक नाम आता है विलियम मार्टिन मर्फी, जो कि ह्यूज लेन के एक दुश्मन थे, और उनकी वजह से क्या हुआ, उनका जो ओपन हैंडनेस नेचर था, यानी लोगों का भला करने का प्रवृत्ति होने के बावजूद भी लोगों से उन्हें क्या मिला, तिरस्कार ही मिला था। ठीक है, पोएम का जो थर्ड स्टैंजा है, यहाँ पर पोएट कह रहे हैं, गो ऑन क्वाइट वांडरर। तो यहाँ पर जो ऑन क्वाइट वांडरर है, ये किसे कहा जा रहा है, टू ए शेड, जो चार्ल्स स्टीवर्ट पर्नेल का जो भूत है उन्हें ही कहा जा रहा है ऑन क्वाइट वांडरर। एंड गैदर द ग्लासनेवन कॉवरलेट। तो यहाँ पर ग्लासनेवन कॉवरलेट का मतलब है, ग्लासनेवन एक सीमेंट्री है जहाँ पर दफन किया जाता है। ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ। पोएट यहाँ पर किसे कह रहे हैं, पोएट चार्ल्स पार्नेल का जो भूत है उसे कह रहे हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनमें अभी भी बदलाव नहीं आया, उनमें अभी भी सुधार नहीं आया। तो इस शहर में देखने के लायक अभी कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि जिस बीच पर लोग होना चाहिए, लोगों को एंजॉय करना चाहिए, वहाँ पर लोग नहीं है, वहाँ पर सिर्फ सी गर्ल्स हैं। लोग अभी भी सिर्फ अपने काम में व्यस्त हैं। तो पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गो ऑन क्वाइट वांडरर एंड गैदर द ग्लासनेवन कवरलेट अबाउट योर हेड टिल द डस्ट स्टॉप योर ईयर। तो वहाँ पर वो जो कब्रस्तान है वहाँ पर लेट जाओ, टिल द डस्ट स्टॉप योर ईयर। तो वहाँ पर लेट जाओ और उतना वक्त तक, और तुम उस वक्त तक लेट जाओ जब तक डस्ट तुम्हारे कानों को बंद ना कर दे, यानी तुम जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ, यहाँ पर देखने के लायक अभी कुछ भी नहीं है। द टाइम फॉर यू टू टेस्ट द सॉल्ट दैट सॉल्ट ब्रीथ एंड लिसन एट द कॉर्नर हैज़ नॉट कम। तो यहाँ पर पॉइंट और भी कह रहे हैं, जिस टाइम के लिए तुमने वापस आया था, यानी किस टाइम की बात करें, द टाइम फॉर यू टू टेस्ट द टेस्ट ऑफ दैट सॉल्ट ब्रीथ। तो यहाँ पर समंदर के किनारे बैठ के जो नमकीन हवा होता है उसे टेस्ट करने की अभी वक्त नहीं आया है, क्योंकि लोगों के अंदर अभी भी बदलाव नहीं आया, लोगों के अंदर अभी भी सुधार नहीं आया है। तुमने जितना सुधार करने की कोशिश की थी लोगों के अंदर, वो अभी भी नहीं बदला है। तो यहाँ पर एंड लिसन एट द कॉर्नर हैज़ नॉट कम, यानी यहाँ पर ये जो लाइन है इसका मतलब है, शहर में अभी भी बदलाव नहीं आया। तुमने बहुत कोशिश की कि लोगों के अंदर बदलाव लाने की, शहर की भला करने की, लेकिन अभी भी लोग वैसे की वैसे हैं। यू हैड एनफ ऑफ सॉरो बिफोर डेथ, एवे एवे यू आर सेफर इन द टूम्ब। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि तुमने पहले भी बहुत कुछ इन लोगों के लिए किया था, क्योंकि तुमने बहुत कोशिश की इन लोगों का भला करने की, इस समाज का भला करने की, लेकिन तुमने इन लोगों को इतना किया फिर भी उन्होंने तुम्हें कोई सम्मान नहीं दिया। तो ये जगह सेफ नहीं है तुम्हारे लिए, तुम चले जाओ। इसीलिए पोएट कह रहे हैं एवे एवे, तुमने इतना भला किया इन लोगों का, फिर भी इन लोगों ने तुम्हें सम्मान नहीं दिया, तो ये जगह सेफ नहीं है तुम्हारे लिए, तुम चले जाओ। एवे एवे यू आर सेफर इन द टूम्ब। तो तुम, टूम्ब का मतलब होता है जहाँ समाधि दिया जाता है, समाधि स्थल को टूम्ब कहते हैं। तो ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाओ, अपने टूम्ब में वापस चले जाओ। तो ये जो होल पोएम है इसका मतलब है, जो ह्यूज लेन थे एंड चार्ल्स पार्नेल थे, वो आयरिश नेशनलिस्ट थे। उन्होंने अपने ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे भलाई, लोगों के भलाई के लिए बहुत ऐसे काम किए थे, लेकिन उस समय लोग उनका काम को समझ नहीं पाए, उन्हें सही तरीके सम्मान नहीं दिया, बल्कि उन्हें लोग घृणा भी करते थे। ठीक है, तो पोएट यहाँ पर जो क्रोध है, अपने अंदर जो क्रोध है उसे इस पोएम के जरिए बाहर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रिब्यूट भी है चार्ल्स पार्नेल को एंड ह्यूज लेन को, और ये एक एक पॉलिटिकल पोएम भी है।
तो आई होप ये जो वीडियो है एंड ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।